बच्चों, आपके सेकंड चैप्टर की आज की क्लास में आपका स्वागत है। पृष्ठ संख्या 41 यानी कि पेज संख्या 41 से हम जो है आज शुरुआत करेंगे, जहां हमने कल समाप्त किया था। अब उसके लिए हम ये प्रभावती गुप्त और दगुन गांव इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो हम इसमें नीचे की तरफ थे, वहां से देखते हैं नगर एवं व्यापार। 6 पॉइंट है आपका नगर एवं व्यापार। यहाँ से आज हमें शुरू करना है नए नगर। आइए उन नए नगरों की बात करनी है इसमें जो लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए थे। नेक्स्ट पृष्ठ पर चलते हुए देखते हैं कि उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ नए नगरों का यानी कि उदय। जैसा कि हमने पढ़ा है, इनमें से अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियां थी। यानी कि जो नगर थे वो अधिकांश कौन थे? महाजनपदों की राजधानियां थी। प्राय सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे। पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्ग के किनारे बसे थे। पाटलिपुत्र जैसे नगर यानी कि नदी मार्ग से बहुत ही सुचारू था यहाँ पर व्यापार करना और पहुंचना। ये पहले भी हम देख चुके हैं। उज्जैनी जैसे अन्य नगर भूतल मार्गों के किनारे थे। इनके अलावा पुहार जैसे नगर समुद्र तट पर थे, जहां से समुद्री मार्ग प्रारंभ हुए। मथुरा जैसे अनेक शहर व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के जीवंत केंद्र थे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक नगर जो है इस ऐसी व्यवस्था को लेकर ऐसी जगह पर बसाया गया था जहां से कुछ न कुछ नजदीक हो, जैसे कि नदी मार्ग हो या फिर समुद्री मार्ग निकट हो या किसी प्रकार की कोई अन्य वहाँ विशिष्टता हो, व्यवसायिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक। तो इन्हें लेकर के नगरों को बसाने का विशेष ध्यान जो है रखा गया था। अब देख लेते हैं, ब्लू बॉक्स में बराबर में दिया हुआ है पाटलिपुत्र का इतिहास। क्योंकि मौर्य साम्राज्य के विषय में जब हमने पढ़ा तो मौर्य शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र थी, इसलिए पाटलिपुत्र का इतिहास अपने आप में एक अनोखा है। बच्चों, इसे आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है हमारे लिए। इसे देखते हैं कि प्रत्येक नगर का अपना इतिहास था। वो तो होता ही है बच्चों। देखिए, प्रत्येक नगर, चाहे आपका नगर हो या कोई अन्य नगर, उसका अपना एक इतिहास अवश्य होता है। जैसे कि पाटलिपुत्र जो है, पहले पाटलिग्राम नाम का एक नगर था, गांव था। फिर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैसे ही मगध शासकों ने अपनी राजधानी राजगाह यानी कि राजगृह से हटाई, तो वहां से वे इस गांव की बस्ती में ले आए पाटलिग्राम की, और इसका नाम बदल दिया, यानी अर्थात इसका नाम पाटलिपुत्र कर दिया। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी और एशिया के सबसे बड़े नगरों में से एक बन गया। बाद में इसका महत्व कम हो गया जब चीनी यात्री हुएनसांग यानी कि हुएनसांग से मतलब है 7वीं शताब्दी ईस्वी में आया, अर्थात हर्षवर्धन के समय में। तो यहाँ यह नगर खंडर में बदला मिला और उस समय यहाँ की जनसंख्या भी कम थी। यानी कि देखिए, जिस तरीके से उत्थान होता है उसी तरीके से पतन होता है, और एक निश्चित समय के बाद पाटलिपुत्र का भी पतन हुआ, जो कभी मौर्य साम्राज्य का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। नेक्स्ट फिर वापस लौटते हैं नगर एवं व्यापार पर। तो 6.2 में देख लेते हैं नगरीय जनसंख्या, संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार। संभ्रांत अर्थात जो उच्च वर्ग था और जो अत्यधिक यानी कि धनी भी था। इसमें देख लेते हैं, हमने पढ़ा है कि शासक वर्ग और राजा किलेबंद नगरों में रहते थे। यद्यपि इनमें से अधिकांश स्थलों पर व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं है, क्योंकि आज उन क्षेत्रों में लोग रहते हैं। या अर्थात कहने का मतलब यह है कि शासक वर्ग और राजा किलेबंद नगरों में रहते थे। यद्यपि इनमें से अधिकांश जो स्थल है उनमें आज खुदाई हम नहीं कर सकते, विवश हैं, क्योंकि वहां पर लोग बसे हुए हैं, उन्हें हटाना होगा यदि खुदाई करनी है तो। लेकिन फिर भी यहाँ से विभिन्न प्रकार के पुरावशेष प्राप्त होते हैं। इनमें उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे हैं, थालियां हैं,
थालियां मिली हैं जिन पर चमकदार कलई चढ़ी है, अर्थात जो विशिष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियां मिली हैं उन पर एक चमकदार कलई चढ़ी है, इसीलिए उन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा गया। अर्थात इस संस्कृति को भी आखिरकार मृत भांडों के आधार पर एक नाम भी दिया गया, उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र, अर्थात जिनका उपयोग जो है उच्च वर्ग के लोग करते थे। साथ ही सोने, चांदी, कांस्य, तांबा, हाथी दांत, शीशे और तरह तरह के पदार्थों के बने गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी मिली है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, द्वितीय शताब्दी ईस्वी आते आते हमें कई नगरों में छोटे दानात्मक अभिलेख प्राप्त होते हैं। अर्थात जब कोई किसी ने कुछ दान किया तो दान जो चीज की गई यानी जो वस्तु की गई उस पर एक अभिलेख लिखवा दिया गया। इसमें जो है दाता के नाम के साथ साथ प्राय उसके व्यवसाय का भी उल्लेख होता है। इनमें नगरों में रहने वाले कौन थे देख लेते हैं। इस प्रतिमा के बारे में थोड़ा अभी बाद में चर्चा करेंगे, या अभी कर लेते हैं। चलिए, एक प्रतिमा की भेंट, यह मथुरा से मिली एक मूर्ति का भाग है। मूर्ति खंडित है, देखिए ऊपर कुछ और रहा होगा, नीचे लेकिन किंतु कुछ जो है ये लिपि हमें उत्कीर्ण दिखाई दे रही है। इस पर प्राकृत में अभिलेख है जिसमें कहा गया है कि एक स्वर्णकार धर्मक की पत्नी नागप्रिया ने इसे एक धार्मिक स्थल में स्थापित किया था। अर्थात ये मंदिर में स्थापित कोई मूर्ति रही हुई जो दान की गई थी, और किसने दान की थी वो भी लिख दिया है इसमें, स्वर्णकार की पत्नी ने। नेक्स्ट मानचित्र 3 देखते हैं हम, पृष्ठ संख्या 43 पर, कुछ महत्वपूर्ण राज्य और नगर। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हड़प्पा का जो क्षेत्र था वहां से हटकर के बस्तियां कहीं और चली गई, और जो उस समय या अर्थात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद जो इम्पोर्टेंट जो है हमारे महत्वपूर्ण जिन्हें कह सकते हैं वंश और नगर अस्तित्व में थे वो सब इसमें दिए गए हैं। जैसे कि तक्षशिला, यहाँ पर कुषाणों का जो है आधिपत्य था। शक शासक यहाँ गुजरात में दिखाई देते हैं। मध्य भारत में वाकाटक दिखाई देते हैं। गुप्त श्रावस्ती और वाराणसी कन्नौज के आसपास हैं। इस प्रकार पाटलिपुत्र, राजगीर, महास्थान, चंद्रकेतुगढ़, शिशुपालगढ़, धान्यकटक और सातवाहन राजवंश भी दिखाया गया है। सातवाहन बच्चों, ये मैप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि 10 से 12 मार्क्स का इनमें से आना ही आना है आपके पास। कि किस, ये भी पूछ सकते हैं किस वंश का शासन कहाँ पर स्थित था, तो ये मैप आप जरूर फिल कर लेने हैं। मैप बहुत जरूरी हो जाते हैं क्योंकि हर चैप्टर के साथ हमें एक मैप अटैच करना होगा। इससे संबंधित प्रश्न भी हमारे प्रत्येक चैप्टर में दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें नीचे की ओर देखते हैं कि चोल, चेर, पांडे, देखिए पांडे सरदार का ऊपर उल्लेख भी हुआ है। ये एक जो तीनों के तीनों राजवंश थे काफी लंबे समय तक जो है अस्तित्व में बने रहे। या तो यूं कहें कि ये आक्रांत था जो कि लगभग भारत में पश्चिम से जिन्होंने प्रवेश किया उनसे बहुत दूर थे, और यही कारण हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, इसीलिए ये काफी समय तक जो है अस्तित्व में बने रहे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ऊपर के पैराग्राफ से जोड़ना होगा हमें कि हम क्या पढ़ रहे थे। इसमें व्यवसाय, हाँ, दानात्मक अभिलेखों के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसमें हम नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है कि किन किन ने जो है अपना नाम लिखवाया है दान देने वाली चीजों पर, दी गई चीजों पर। बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहकार, धार्मिक अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी और राजाओं के विवरण भी मिलते हैं। कभी कभी उत्पादकों और व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख मिलता है जिन्हें श्रेणी कहा गया है।
श्रेणियां संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी, फिर उनसे सामान तैयार कर बाजार में बेच देती थी। यह संभव है कि शिल्पकारों ने नगर में रहने वाले संभ्रांत लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लौह उपकरणों का प्रयोग किया हो। अर्थात श्रेणी जो है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगी कि श्रेणी जो है प्रत्येक जो है व्यवसाय या व्यापार करने वाले लोगों ने, जिस प्रकार मान लीजिए बुनकर को ले लीजिए, लिपिक को ले लीजिए, बढ़ई को ले लीजिए, किसी को भी आप ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इन लोगों ने मिलकर के अपना एक संघ बना लिया था, इसे श्रेणी कहा गया। इस प्रकार से हमारे समाज में जो है हर एक चीज का जो है एक संघ दिखाई देता है। ये शिक्षक संघ है, ये उस अदर या किसी भी चीज से ले लीजिए आप, हर चीज का लगभग एक संघ दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार उस समय भी बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहकार, इन सब ने मिलकर के जो है अपनी श्रेणियां बना ली थी, जो पहले कच्चे माल को खरीदती थी, फिर उससे सामान तैयार कर बाजार में बेच देती थी। एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है आपका। नेक्स्ट 6.3 में हम देखते हैं उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप और उसके बाहरी जो व्यापार था, यानी कि अन्य देशों से जो व्यापार था वो कैसा था और किस प्रकार से होता था, वो सब इस पैराग्राफ, इस जो है 6.3 में आपको बताने की कोशिश की गई है। इससे पहले हम इस पर चर्चा करें, इसमें साइड में ही दिए हुए एक पिंक बॉक्स में देख लेते हैं कि दानात्मक अभिलेखों में धार्मिक संस्थाओं को दिए दान का विवरण होता है। अर्थात जो दान दिए गए अभिलेख हैं उनमें जो धार्मिक संस्थाओं को दान दिए गए उनका विवरण मुख्य रूप से मिलता है। अगला 6.3 हम शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का मानो जाल बिछ गया था। लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से क्या हुआ था, सबसे महत्वपूर्ण बात, नदी मार्ग और भूमार्ग, इनका जाल सा बिछ गया था और कई दिशाओं में यह फैल गया था। देखिए, जब जाल बिछ जाता है, चाहे वो नदी मार्ग हो चाहे भूमार्ग हो, और सभी दिशाओं में फैल जाता है, तो उससे व्यापार का बढ़ना निश्चित हो जाता है। मध्य एशिया और उससे आगे तक भूमार्ग थे। समुद्र तट पर बने कई बंदरगाह से, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, जल मार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक फैल गया था और बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग, देखिए बंगाल की खाड़ी से कहाँ जाते थे, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया था। उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया, इसे भी बच्चों हम थोड़ा अंडरलाइन कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि शासकों ने प्राय इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की और संभवतः वे इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले उनसे धन लेते थे। अर्थात जब व्यापार बढ़ा तो शासकों को यह आवश्यकता महसूस हुई कि व्यापारियों को जो है सुरक्षा की जरूरत है, इसलिए उन्होंने व्यापारियों को सुरक्षा दी और उसके बदले धन लिया। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं कि इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी भी थे, यानी कि जो पैदल घूमकर अपना व्यापार करते थे, और बैलगाड़ी और घोड़े, खच्चरों जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी भी थे, यानी कि घोड़े, खच्चर जैसे जानवरों के दल को लेकर के जो चलते थे। अर्थात या तो उनका बेचने का कोई तात्पर्य रहा होगा या उन पर कोई सामान लाद कर वो बेचते रहे होंगे। साथ ही समुद्री मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे। देखिए, यात्रा भी होने लगी थी समुद्री मार्ग से, व्यापार के साथ साथ ये भी हो चुका था, जो खतरनाक तो थी लेकिन बहुत लाभदायक भी थी। व्यापार के लिए ये बहुत ही लाभदायक थी, हालांकि खतरनाक थी। तमिल भाषा में मस्तथुवन और प्राकृत में सत्तवाह और सेठी के नाम से प्रसिद्ध। देखिए, सत्तवाह को जो है इसका एक पुस्तक में इसका अभिलेख सार्थवाह के रूप में भी मिलता है। चलिए, सेठी के नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी हो जाते थे। तमिल भाषा में इनका नाम दिया हुआ है सेठी, और ये
सफल व्यापारी थे और बड़े ही धनी हो जाते थे। हालांकि ये रिस्क बहुत उठाते थे क्योंकि समुद्री मार्ग से यात्रा करना उस समय बहुत कठिन था, क्योंकि उस समय जो है आज की तरह आधुनिक जल मार्गों में चलने वाले पानी के जहाज उपलब्ध नहीं थे। उस समय पाल वाली नौकाएं हुआ करती थी जो वायु के बहने की दिशा के साथ साथ बहती थी। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी में, नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उससे निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी, अनेक प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते थे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च, ये इम्पोर्टेंट है, जैसे मसालों तथा कपड़ों व जड़ी बूटियों की भारी मांग थी। यानी कि रोमन साम्राज्य में भारत से किन चीजों की विशेष मांग थी? काली मिर्च, मसाले, कपड़े, जड़ी बूटी और इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते भूमध्य क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। अरब सागर से होते हुए भूमध्य क्षेत्रों तक जाया जाता था। नेक्स्ट हम 6.4 पर चर्चा करें, सिक्के और राजा। तो उससे पहले एक ब्लू बॉक्स है बड़ा साइड में दिया हुआ है, उसे देख लेते हैं। मालाबार तट, आधुनिक केरल वाले तट को मालाबार तट भी कहा जाता है। यह एक प्रसिद्ध समुद्र यात्री द्वारा रचित पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी का एक अंश है, जो नीचे दिया हुआ है। यानी पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी का जो लेखक था बच्चों, वो आज तक जो है उसे ये माना जाता है कि उनके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो उन्होंने देखे अपनी जो पुस्तक है उसमें काफी चीजें दी हुई हैं कि भारी मात्रा में काली मिर्च, दाल, चीनी खरीदने के लिए बाजार वाले नगरों में वे अर्थात विदेशी व्यापारी जहाज भेजते हैं। एक तो यहाँ भारी मात्रा में सिक्के, उखराज, सुरमा, मूंगे, कच्चे शीशे, तांबे, टिन और शीशे का आयात किया जाता है। इन बाजारों के आसपास भारी मात्रा में उत्पन्न काली मिर्च का निर्यात किया जाता है। जो काली मिर्च जो है बार बार आ रही है, जो कि मसालों का एक यानी गरम मसालों का एक महत्वपूर्ण जो है भाग है। इसके अलावा उच्च कोटि के मोतियों, हाथीदांत, रेशमी वस्त्र और अन्य चीजें इसमें दी हुई हैं, जैसे कछुए की खोपड़ी भी जो है भारत से उस समय जाती थी। कछुए की खोपड़ी से कहा जाता है कि उस समय भारत इसे साउथ ईस्ट एशिया यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया से प्राप्त करते थे और फिर रोम में जो है इसे भेज दिया जाता था। इसे कहते हैं कि काफी कीमती चीजें रखने के लिए इसे एक प्रकार से एक बॉक्स के रूप में जो है इसका निर्माण किया जाता था। ये सब दिया हुआ है इसमें पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक में। नेक्स्ट हम वापस लौटते हैं 6.4, सिक्के और राजा, अर्थात सिक्के और राजाओं का आपस में क्या संबंध था। सिक्कों ने कितनी जानकारी दी राजाओं के बारे में। व्यापार के लिए सिक्के के प्रचलन से विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया था। देखिए, इससे पहले हड़प्पा सभ्यता हमने पढ़ी है तो उसमें वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, अर्थात वस्तु के बदले वस्तु बदली जाती थी। उस समय तक मुद्रा का कोई ज्ञान हमें नहीं था, मुद्रा भी कोई नहीं मिली है हड़प्पा के स्थलों से, केवल मुहरें मिली हैं। तो यहाँ पर जो है सिक्के आ गए थे और इससे व्यापार जो है काफी आसान हो गया था। चांदी और तांबे के आहत सिक्के सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में आए, अर्थात आहत करके किसी चिन्ह विशेष को किसी धातु के टुकड़े पर जब आहत किया जाता है मोहर के रूप में, तो उसे आहत सिक्के कहा जाता है। पूरे उपमहाद्वीप में खुदाई के दौरान इस प्रकार के सिक्के मिले हैं। मुद्रा शास्त्रियों ने इनका और अन्य सिक्कों का अध्ययन करके उनके वाणिज्यिक प्रयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाया है, अर्थात कहाँ कहाँ पर जो है इनका यूज हुआ होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, आहत सिक्के पर बने प्रतीकों को उन विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीकों से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई तो पता चला कि इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था, अर्थात इनका जो आधार बना वो बना मौर्य राजवंश, यानी कि मौर्य राजवंश के जो प्रतीक थे उनसे जब इन्हें मिलाया गया तो पता लग गया कि
सिक्कों को किसने जारी किया? राजाओं ने जारी किया था, यानी कि सबसे पहले राजाओं ने ही जारी किया। यह भी संभव है कि व्यापारी, धनपति और नागरिकों ने भी इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए हों, किंतु कुछ मेन जो था इस पर राजा का ही कंट्रोल था मुद्रा पर। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए। देखिए, इंडो ग्रीक जो शासक हैं, उन्होंने, शक शासक अभी हमने ऊपर देखे हैं मैप में, उन्होंने ही जो है शासकों की प्रतिमा और नाम लिखे हुए जो है सिक्के सबसे पहले भारत में जारी किए थे, जिन्होंने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अब ये तो विदेशी थे हिंद यूनानी, तो इन्होंने जो है हालांकि प्रथम बार सिक्के जारी किए थे। सोने के सिक्के सबसे पहले, अब देख लेते हैं कि सोने के सिक्के सबसे पहले प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने जारी किए थे, अर्थात जो कनिष्क थे, कनिष्क के पूर्वजों ने, जिनमें विमकटफिस का नाम प्रमुख रूप से आता है, उन्होंने जो है सोने का सिक्का प्रथम बार चलाया था प्रथम शताब्दी ईस्वी में। इनके आकार और वजन तत्कालीन रोमन सम्राटों तथा ईरान के पार्थियन शासकों द्वारा जारी सिक्कों के बिल्कुल समान थे। उत्तर और मध्य एशिया के कई पुरास्थलों पर ऐसे सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्कों के व्यापक प्रयोग से संकेत मिलता है कि बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया जाता था, अर्थात सिक्कों के बदले जो बहुमूल्य वस्तुएं थी वो प्राप्त की जाती थी। इसके अलावा दक्षिण भारत में चलते हैं। देखते हैं कि दक्षिण भारत के अनेक पुरास्थलों से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं, जिनसे स्पष्ट है कि व्यापारिक तंत्र राजनीतिक सीमाओं से बंधा नहीं था, क्योंकि दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य के अंतर्गत न होते हुए भी व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से संबंधित था। लेकिन दक्षिण भारत जो है वैसे इंडियन था, यानी कि भारत नहीं था, किंतु व्यापार के माध्यम से रोम से जुड़ा हुआ था। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों के योधेय प्रथम शताब्दी ईस्वी में देखे, योधेय जो है छोटे छोटे राजवंश थे, उनमें से एक योधेय भी प्रमुख थे। ये कबायली गणराज्यों ने भी सिक्के जारी किए, यानी कि छोटे गणराज्य थे। पुराविदों को योधेय शासकों द्वारा जारी तांबे के सिक्के हजारों की संख्या में मिले हैं, जिससे योधेयों की व्यापार में रुचि और सहभागिता परिलक्षित होती है, दिखाई जाती है, दिखती है। अर्थात सोने के सबसे भव्य सिक्कों में यदि नाम लिया जाए तो गुप्त शासकों ने जारी किए थे। आरंभिक जो सिक्के थे गुप्त काल से रिलेटेड, उनमें सोना जो है अति उत्तम था, उत्तम प्रकार का था। इन सिक्कों के माध्यम से दूर देशों से व्यापार विनिमय करने में आसानी होती थी, जिनसे शासकों को भी लाभ होता था। शासकों को लाभ हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि शासक जो है व्यापारी वर्ग को सुरक्षा उपलब्ध कराते थे और व्यापारी उन्हें धन देते थे इसके बदले में। नेक्स्ट पैराग्राफ पर हम चलते हैं। छठी शताब्दी ईस्वी से सोने के सिक्के मिलने कम हो गए, अर्थात जब गुप्त साम्राज्य अपनी समाप्ति की ओर था, तब जो है सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। क्या इससे यह संकेत मिलता है कि उस काल में कुछ आर्थिक संकट पैदा हुआ था? इतिहासकारों में से लेकर मतभेद है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई, जिससे उन राज्यों, समुदायों और क्षेत्रों की संपन्नता पर असर पड़ा जिन्हें दूरवर्ती व्यापार से लाभ मिलता था। अन्य का कहना है कि इस काल में नए नगरों और व्यापार के नवीन तंत्रों का उदय होने लगा था। उनका यह भी कहना है कि यद्यपि इस काल में सोने के सिक्के का मिलना तो कम हो गया, लेकिन अभिलेख और ग्रंथों में सिक्के का उल्लेख होता रहा, अर्थात अभिलेख और जो ग्रंथ हैं इस काल से संबंधित, उनमें सिक्कों का उल्लेख उत्तरोत्तर मिलता रहा, लगातार मिलता रहा। क्या इसका अर्थ यह हो सकता है कि सिक्के इसलिए कम मिलते हैं क्योंकि वे प्रचलन में थे और उनका किसी ने संग्रह करके नहीं रखा, अर्थात मुद्रा चलायमान थी, संग्रह करके नहीं रखा था, इसलिए हो सकता है कि अधिक
मात्रा में न मिले हों। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारा नगर व्यापार और राजाओं का सिक्कों से संबंध जो है स्पष्ट हो जाता है। सिक्के और राजा का ये स्पष्ट हो जाता है। अब 45 प्रश्न संख्या 45 पर हम देखते हैं कि मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन है। मुद्रा शास्त्र कहते हैं सिक्कों के अध्ययन को। इसके साथ ही उन पर पाए जाने वाले चित्रलिपि आदि धातुओं का विश्लेषण और जिन संदर्भों में इन सिक्कों को पाया गया है उसका अध्ययन भी मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत आता है। अर्थात इन सिक्कों पर देखिए कई प्रकार के जो है हमें चिन्ह मिलते हैं। सब आहत करके बनाए गए सिक्के हैं, ढाल करके नहीं बनाए गए हैं। वो स्पष्ट ही दिखाई दे रहा है क्योंकि सिक्का चारों तरफ से एक समान नहीं है और चिन्ह भी कई प्रकार के हैं। आहत देखिए इसी में स्पष्ट हो जाता है। चित्र 2.7 में आहत शब्द से ही स्पष्ट है कि इन सिक्कों पर प्रतीकों को आहत कर बनाया जाता था, अर्थात छाप कर। जिस प्रकार मोहर हम किसी चीज पर छापते उसी प्रकार से। योधेय सिक्का, योधेय अभी ऊपर हमने पढ़ा है उसके बारे में। योधेय सिक्का जो है इसमें दिया हुआ है। नीचे भी 2 सिक्के दिए गए हैं। सामान्यतः ये गुप्त शासकों से संबंधित हैं। देखिए इसमें राजा को अलग अलग मुद्राओं में बैठे हुए दिखाया गया है। अलग अलग मुद्रा में राजा इन सिक्कों पर बैठे हैं। ये स्वर्ण सिक्के हैं, आप देख सकते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आपका 7 है, मूल बातें अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है। अर्थात अब हम चैप्टर की समाप्ति की ओर हैं। आप इसीलिए अब ये आप इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम पिछला रिव्यू एक बार कर लें, पिछली चीज़ों को एक बार देख लें। तो बच्चों, आपके लिए पिछला भी और अभी जो भी ये आज की वीडियो है इसका भी सभी का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। इसे भलीभांति देखना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तभी आपका ज्ञान जो है बढ़ेगा बच्चों। क्योंकि देखिए इतिहास एक महासागर है, इसमें जितनी बार डुबकी लगाओगे एक नया रत्न पाओगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की क्लास जो है वो यहीं पर समाप्त करती हूँ। बच्चों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।